मितुसी गुड आफ्टरनून, यस जैन गुड आफ्टरनून, ध्रुव गोयल गुड आफ्टरनून, इफ्रा गुड आफ्टरनून, इल्मा गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो भी बच्चे रह गए हों जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए क्लास को। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे हैं सभी बच्चे आप। जो बच्चे लाइव क्लासेस ले रहे हैं उन्हें भी गुड आफ्टरनून, और जो बच्चे पेन ड्राइव गूगल ड्राइव सेशन देंगे इस क्लास के लिए, इस क्लास का, तो उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, आज पहला सेशन है, पहला लेक्चर है, और आज डेट है आपकी 16th ऑफ जून। और कौन से अटेम्प्ट के लिए बैच चल रहा है, नवंबर के लिए, जो आने वाला नवंबर अटेम्प्ट है, जो नेक्स्ट ईयर में मई अटेम्प्ट पड़ेगा उसके लिए भी ये क्लास काम करेंगी। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट है आपका नवंबर के लिए ही है, और उसके बाद नवंबर के बाद जो नेक्स्ट ईयर मई आएगा उसके लिए भी ये क्लासेज काम करेंगी। तो सभी बच्चे क्योंकि पेपर 2 है, पेपर 2 बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का पेपर है, सभी बच्चे आप जानते हैं, तो मुझे पूरा सिलेबस आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, पेपर 3 क्या है, पेपर 4 क्या है। तो सेकंड पेपर है बिजनेस लॉ एंड BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। मैं आपको टीच करने वाला हूं, मैं संजय जैन आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस लॉ, जो 60 नंबर का पेपर है। CA फाउंडेशन में जो मेरा पेपर है वो 60 मार्क्स का पेपर है, बिजनेस लॉ। बिल्कुल नया पेपर है सभी बच्चों के लिए, आज से पहले कोई भी आइडिया किसी भी बच्चे के पास नहीं है। सभी बच्चे अकाउंट से हैं ही आप, तो जो पेपर 1 पढ़ते हैं आइडिया रहता है, आपने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। सबसे पहले ये बच्चे आप सब जवाब दीजिए कि वॉइस क्लियर है, आ रही है मेरी, आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो क्लियर आ रही है। मैनी टाइम्स ऐसा होता है, मैं पढ़ाता रहता हूँ और किसी वजह से कोई प्रॉब्लम रहती है। तो ऑल क्लियर, पिक्चर क्वालिटी एंड वॉइस इज ऑल क्लियर, गुड। तो चलिए सभी को सही वॉइस क्वालिटी भी सही आ रही है और पिक्चर क्वालिटी भी क्लियर आ रही है, तो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बात कर रहा था कि जो आपका पेपर 1 है, सभी बच्चे पढ़ के आते हैं, सभी बच्चे का अपना एक बैकग्राउंड है उसका। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे डरते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होती है 12th में, तो वो पूछते हैं बहुत क्वेश्चन, सर हम पे मैथ्स नहीं थी तो क्या हम CA कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं, नॉन मैथ्स वाले ही ज़्यादा होते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि मैथ्स का जो पोर्शन है वो बहुत लिमिटेड है, 40 मार्क्स का। उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव पेपर भी रहता है। बाकी जो 60 मार्क्स का है उसमें 40 नंबर में स्टैटिस्टिक्स होती है, 20 मार्क्स में रीजनिंग होती है। मैं क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ इसका, वो इसलिए कर रहा हूँ कि बिजनेस लॉ जो है, जो मेरा सब्जेक्ट है, वो सभी के लिए नया है। चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो लॉ आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ होता। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको बस मेरा हाथ पकड़ के रखना है, वो छोड़ना नहीं है लास्ट तक। तो नैया मैं आपकी पार करा दूंगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मैं आपको लेके चलूं, आपको उस तरीके से मेरे साथ चलना है। नया पेपर है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम लोग 0 से ही स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉ को। और एक चीज और कि जो आगे की CA की जर्नी है, आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि जो CA इंटरमीडिएट है, CA फाइनल है, उसमें केवल 2 ही पेपर आगे जाएंगे आपके CA फाउंडेशन से। एक तो अकाउंट का पेपर आगे जाएगा, और दूसरा आपका पेपर जो आगे जाने वाला है वो बिजनेस लॉ का, क्योंकि इन्हीं की ब्रांचेज डेवलप होती चली जाएंगी। अकाउंट्स को काफी पार्टों में तोड़ देंगे, वो डेप्थ नॉलेज
आ जाएगी। इसी तरह से लो के कई सारे पार्टों में तोड़ दिया जाएगा, इनकम टैक्स हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ जाएगा, और बहुत सारे ब्रांचेज आपकी लो की आ जाएंगी। तो इन दो पेपर को आपको बहुत बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है। सीए फाउंडेशन में यही दो पेपर आपके मेन हैं, और मैं ये कहूंगा कि ना केवल सीए फाउंडेशन में बल्कि पूरे सीए की जर्नी के दौरान आप जो फाउंडेशन यहां से बना लेंगे, यही दो पेपर आपको आगे जाने हैं सीए फाइनल की स्टेज तक। इकोनॉमिक्स आपको यहीं पढ़ना है, यहीं छोड़ देना है, और मैथ का तो नामो निशान तक नहीं है। आगे मैथ आपको क्यूए जो है यहीं पढ़ के पास करके यहीं सब कुछ भूल जाना है, आगे बिल्कुल भी नामो निशान इस पेपर का नहीं मिलेगा। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि लो का जो पेपर है। अब बात आती है आपकी कि सर लो क्या है। सभी बच्चों से पहले मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज ए लॉ। व्हाट इज ए लॉ। लॉ क्या है, आपको लॉ को किस तरीके से लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या है लॉ, आप लॉ को किस तरीके से लेते हैं। और एक चीज और बता दूं, क्लास के दौरान आप मुझे फोन कर सकते हैं, और मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपनी बात को बहुत अच्छी तरह क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो या कोई क्वेश्चंस होता है वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है कि आप उन्हें मैसेज में अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, और आपको साथ के साथ लाइव रिकॉर्डिंग में बिल्कुल उसी तरह का माहौल मिलेगा जैसे हम लोग फेस टू फेस क्लासेज में माहौल रहता है। क्योंकि मजबूरी है, अभी हमारी फेस टू फेस क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है जुलाई में से आपकी फेस टू फेस क्लासेज भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फेस टू फेस क्लास में जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं और हम उसका आंसर देते हैं, आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, किस पॉइंट पर वो अटक रहा है, तो उससे हमें बहुत आसानी रहती है। तो आप मुझे मेरे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं बिना हिचक के, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आप अटकते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए लॉ। लॉ क्या है, लॉ को आप किस तरीके से देखते हैं। मितूसी का सबसे पहले जवाब आया है रूल्स एंड रेगुलेशन। बहुत अच्छा मितूसी। ध्रुव गोयल भी कह रहे हैं रूल्स को हम लॉ कहते हैं, इफ्रा रूल्स को कहते हैं लॉ। और एनी को मतलब कोई और भी बच्चा अगर बताना चाहे कि क्या है लॉ, लॉ को हम किस तरीके से देखते हैं, और परिभाषित तो मैं करूंगा ही, आपको मीनिंग तो बताऊंगा ही। रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच बिजनेस रन। हिमांशी ध्रुव एक और डेफिनेशन और लाए हैं, लीगल गाइडेड। हिमाद्री हैं शायद, हिमाद्री रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छा, आपको आइडिया है, ऐसा नहीं है कि आइडिया नहीं है। इल्मा कह रही हैं लीगल गाइडलाइंस। उन्नत कह रहे हैं सिस्टमैटिक वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को आइडिया है कि लॉ क्या है, बट उसे मुझे एक तरह से रीडिफाइन जरूर करना है। आपसे वो उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप पूरी एक मीनिंग अभी से लेके चलें, तो वो तो मुझे बताना ही है, लेकिन मोटा मोटी आपको क्लियर है एग्जैक्टली लॉ क्या है। लॉ एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट तो आपके सामने पहली बार आया है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, हम चारों तरफ से लॉ से घिरे हुए हैं। अगर आप स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो जैसे आपने बताया तो वो लॉ है, ठीक है ना। अगर आप कहीं सफर करते हैं, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो क्या बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के गाड़ी ड्राइव करना अलाउड है, तो आप लॉ से घिरे हुए हैं। अगर आप कहीं जाते हैं, बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो वहां पे भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर आप देखें कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब देखा जाए काफी लेट आपको पढ़ने को मिल रहा है, जबकि एकेडमिक जर्नी के दौरान भी ये सब्जेक्ट होना चाहिए, और
इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने अब ये सब्जेक्ट जो है 11th 12th में डाल दिया है, लेकिन अभी तक केवल क्या है, ऑप्शनल है। और बहुत सारे स्कूलों में क्योंकि लोग के टीचर्स नहीं होते तो वो ऑप्शन देते भी नहीं है बच्चों को। अदरवाइज ये सब्जेक्ट आपका करिकुलम में आ चुका है 11th एंड 12th के। क्यों आ चुका? जैसे मैंने आपको बताया कि हम चारों तरफ से लो से घिरे हुए हैं। एग्जाम्पल मैंने कुछ दिए है आपको कि अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो जो रेलवे के द्वारा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है वी हैव टू फॉलो। अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट की तरफ से, आरटीओ की तरफ से एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है वी हैव टू फॉलो। किसी भी चीज में आप चले जाइए, अगर आप घर में रह रहे हैं, ठीक है ना, वहां ठीक है, उतने ब्रॉडर सेंस में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगते हैं, लेकिन एक आपका आचरण, मदर फादर का क्या आचरण होना चाहिए, बच्चों का क्या आचरण होना चाहिए, तो वो भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ, ये तो हम देख ही लेंगे कि क्या डेफिनेशन है। लॉ बनाता कौन है, ये बताइए मुझे, जल्दी से बताइए कि लॉ बनाता कौन है, जिम्मेदारी किसकी है लॉ बनाने की, जल्दी से बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है लॉ बनाने की। सभी का विद 100% कॉन्फिडेंस एक ही जवाब है, गवर्नमेंट। ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया जिसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हैं और 100% श्योरिटी के साथ सबका एक ही जवाब है कि सर गवर्नमेंट की ड्यूटी है या गवर्नमेंट के पास राइट है लॉ बनाने का। तो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा चैलेंज मुझे करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी बनाती है। लेकिन आप ये कहें कि गवर्नमेंट ही बनाती है, अंतर है दोनों में, भी और ही में, यानी गवर्नमेंट ही बनाती है और गवर्नमेंट भी बनाती है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ही बनाती है, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट भी बनाती है। अब आप कहेंगे कि सर गवर्नमेंट के अदर देन गवर्नमेंट के अलावा कौन लॉ बना सकता है। आप ये देखिए कि मैनी टाइम, जैसे एक मंदिर में आप पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं तो कई जगह, मुझे पता नहीं कि आपके सामने वो वाक्य पेश आया है या नहीं आया है, बहुत सारे मंदिर में, चर्च में, मस्जिदों में, जो भी धार्मिक संस्थान हैं, तो वहां पर प्रवेश करने के लिए एक आपका ड्रेस कोड भी निर्धारित होता है। वैसे तो ठीक है, हम नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम जीन्स पहन के जाना चाहें या कोई सा भी ड्रेस कोड अपनाना चाहें तो हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पूजा स्थल ऐसे हैं, खास तौर से वो जो बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त पूजा स्थल हैं, तो वहां एक ड्रेस कोड होता है। तो क्या ये ड्रेस कोड निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने, या वहां के जो ट्रस्ट है, जो भी आपका मंदिर सोसाइटी होगी, या वो उसने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं? जल्दी से मुझे बताइए कि क्या वो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए होंगे जो ड्रेस कोड के हैं, या वो रूल्स आपके उस ट्रस्ट ने, जो उस संस्था को चलाता है, उसने बनाए होंगे? तो वहां की अथॉरिटी ने बनाए होंगे, मैनेजमेंट ने बनाए होंगे। मितुषी का जवाब आ रहा है, वेरी गुड। तो ये बात तो क्लियर होती होगी ना आपको कि गवर्नमेंट ही अकेली नहीं है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करती है, बल्कि कोई और अथॉरिटी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम कर सकती है। क्या मैं बना सकता हूं? मैं संजय जैन क्या लॉ बना सकता हूं? जल्दी से बताइए, क्या मैं लॉ बना सकता हूं? सोसाइटी हो गया, आपका गवर्नमेंट हो गया, क्या एक इंडिविजुअल भी लॉ फ्रेम कर सकता है? व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं फ्रेम कर सकता? मैं अपने इंस्टीट्यूट का ओनर हूं, ठीक है, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरे इंस्टीट्यूट में जो छात्र छात्राएं आते हैं, प्रवेश लेते हैं, जो पढ़ते हैं, तो उनका एक्शन रिएक्शन कैसा रहना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए। एक डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन की एक आपको लिस्ट मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि हर जगह मिले। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में, जो उसका आंसर था कि रूल्स और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ही बनाती है, मैं उसका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं कि खाली गवर्नमेंट ही नहीं बनाती है। लॉ एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, नियम है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में एक व्यक्ति का बिहेवियर कैसा रहना चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते वक्त आपको जो रेड लाइट है उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, टू वे रोड है, तो आपको लेफ्ट साइड में ड्राइविंग करनी है या राइट साइड में ड्राइविंग करनी है, तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो क्या कहीं पर भी गाड़ी रोक के खड़े हो जाएंगे और फोन पर बात करने लगेंगे, तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है। आप चलती गाड़ी में क्या फोन पर बात कर सकते हैं, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप कहीं पर भी चले जाएं आप, तो हर जगह आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। और वही रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं बच्चों? वो हमारे लिए लॉ का काम करते हैं। और अगर हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, पेनल एक्शन लिया जा सकता है। वो पेनल एक्शन फाइन के रूप में हो सकता है, किसी और पेनल्टी के रूप में हो सकता है, या और कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में हो सकता है। जल्दी से बताइए कि ये सब चीज क्लियर हुई आपको या नहीं हुई। अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन एक जनरल शब्दों में डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन एक लीगल डेफिनेशन भी होती है जो कानून बना के देता है हमें, और एक होता है कि कानून ने तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में मोटा मोटी हम लोग को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं लीगल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं एक मोटा मोटी हम लोग को किस वे में डिफाइन कर सकते हैं, मैं उस डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। तो नोटबुक अपनी निकाल लीजिएगा, उस नोटबुक में आप लिखना स्टार्ट कीजिए। और क्योंकि ज्यादातर बच्चे मोबाइल से ही देख रहे होते हैं, तो मैं स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जिससे आपको जिस समय भी मैं लिखवाऊंगा, नोटिंग करवाऊंगा, तो उस समय मैं स्क्रीन साइज को बड़ा कर दिया करूंगा। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए कि व्हाट इज ए लॉ। लॉ को लिखने के लिए एक मोटा मोटी क्या डेफिनेशन में है उसकी हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन की जो लॉ की जो परिभाषा है, लॉ मेकर्स ने क्या दी हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम कैसे कह सकते हैं लॉ को? द सिस्टम ऑफ रूल, जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। द सिस्टम ऑफ रूल which the system of rules which a particular country, the system of rules which a particular country or community the system of rules which a particular country or community recognize the action of its members, and which it may enforce by imposition of penalty. इन अदर वर्ड्स, और क्या कहा जा सकता है? इन अदर वर्ड्स, ये रूल डिफाइनिंग करेक्ट प्रोसीजर और बिहेवियर in a particular situation.
इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। जब आप सभी बच्चे लिख लें तो एक बार मुझे पिन कर दीजिएगा कि हो गया है। डन लिख के आप मुझे पिन कर दीजिएगा मैसेज में कि किस किस का हो गया है। तो आई थिंक सभी बच्चों का हो गया है। धीरे धीरे करके सभी बच्चों का डन 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 डना डन डन लिखा हुआ आ रहा है। तो लो क्या है, ये कोई लीगल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे बात कर रहा हूं कि आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा आपने भी बता दिया था, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो लो हैं, तो थोड़ा सा और इसे मॉडिफाइड करते हुए एक सेंटेंस का रूप देते हुए कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे अच्छी तरीके से समझा सकें कि लो क्या है। तो एक अगर बात करें पहली डेफिनेशन की, द सिस्टम ऑफ रूल्स विच ए पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी, यानी कि एक देश या एक समाज का कोई एक तबका रिकॉग्नाइज द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि उस कंट्री में जो लोग हैं, निवासी हैं या जो दूसरे लोग से देश से आते हैं या कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, उन्हें बताया जाता है कि आपका बिहेवियर, आपका एक्शन ये रहना चाहिए, आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, और उसे एनफोर्स कराया जाता है, यानी कि उसे लागू भी कराया जाता है बाय इम्पोजिंग द पेनल्टी, यानी कि डर बैठाया जाता है कि अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो आपको पेनल्टी से होकर गुजरना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है लोगों को, ए रूल डिफाइनिंग करेक्ट प्रोसीजर ऑफ बिहेवियर इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका क्या प्रोसीजर है, आपके जो बिहेवियर है, आपका जो बर्ताव है वो किस तरीके से होना चाहिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको भी क्या कहा जाता है, लो कहा जाता है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताएंगे कि सभी बच्चों को ये डेफिनेशन जो है क्लियर है या नहीं है। पेपर में आने के लिए नहीं है ये, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, आपको रटाना नहीं है, मगअप नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप मगअप करेंगे तो शुरुआत में बड़ा इजी लगेगा आपको, लेकिन जो बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर थ्योरी से बड़ा याद डर लगता है, आज याद करते हैं कल को भूल जाते हैं, सर कैसे करें, तो वो तभी होता है जब आप उसकी बैकग्राउंड समझ के नहीं चलते हैं, बिना सोचे समझे मगअप करते हैं। तो जब आप मगअप करेंगे, मीनिंग को नहीं समझेंगे, तो उस केस में वो प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अब मैं आपको बात करता हूं कि हमारा जो बिजनेस लॉ का कोर्स है वो कितना है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक आपके सामने एक पिक्चर दिख रही है, ये हमारा टोटल बिजनेस लॉ है, पेपर 2 है, 100 नंबर का नहीं है, 60 मार्क का है, क्योंकि बाकी के 40 मार्क में आपका कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश का पार्ट आता है। तो ये जो पेपर 2 है, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ, जिसे मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ये टोटल 5 एक्ट से मिलकर बना हुआ है, और जो इसके 3 मेन एक्ट हैं वो सरताज हैं, उन्हें मैंने ऊपर जगह दी है। वो सबसे बड़ा सरताज जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप देखिएगा 1872, जिस समय हमारे ऊपर ब्रिटिश रूलिंग थी, अंग्रेजों का शासन था, उस समय का ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है। इसमें तकरीबन 225 सेक्शन हुआ करते थे। तो नंबरिंग में अभी भी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 225 तक के सेक्शन थे उस समय, लेकिन अंग्रेजों ने ही उसका कुछ पार्ट 1930 में जाके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रूप में अलग कर दिया। क्यों अलग किया, इसका रीजन क्या था, आप ये समझ लीजिए कि कोई चीज जब बहुत बल्की हो जाती है तो आराम से हैंडल नहीं होती है, अच्छा है उसे आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ लें। चीज तो अभी भी उतनी रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि वो फिर आसान लगने लगती है। अगर आप उससे ब्रेकअप कर लेते हैं तो 1930 में जाके
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक हिस्सा निकाल के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना दिया गया। अब 2 साल भी नहीं बीते थे, उसके बाद 1932 में जाके एक दूसरा हिस्सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निकाल के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया गया। तो ये जो सेक्शन थे आपके तकरीबन जो सेक्शन 1 से लेकर मैं 225 के आसपास की बात कर रहा हूं, ये तब थे जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इसका पार्ट हुआ करता था और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये अलग कर दिए गए हैं। अब आप बात करेंगे सर सीए फाउंडेशन में सर कितने सेक्शन हैं, तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक के ही आपके सिलेबस में हैं। इसके बाद के जो सेक्शन हैं वो सीए इंटरमीडिएट में है। सो 75 से लेकर सारे के सारे सीए इंटरमीडिएट में ना, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर देन 100 सेक्शन तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप में ही कवर्ड है, जो कि आपको यहीं पढ़ना है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये आपका आगे भी जाएगा, जितना आप यहां पढ़ चुके होंगे फंडामेंटल, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन तो सी इंटरमीडिएट में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसकी जरूरत आपको आगे भी पड़ेगी। तो वहां पर स्पेशल टाइप के कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये जो आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां पर सीए फाउंडेशन में ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने, स्पेशल नहीं पढ़ने हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट किसे कहते हैं, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ किसे कहते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में लीगली एंटर होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती हैं। तो एक बेसिक आइडिया लेके चलेंगे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो बेसिक आइडिया आपको सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक मिलेगा। इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी 1930 पूरा पढ़ना है, यहां पढ़ना है, आगे नहीं जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, यहीं पढ़ना है, आगे नहीं जाएगा। तो ये एक सरताज है ये, ठीक है, और आपको दिख भी रहे होंगे डायग्राम में, सरताज की तरह से ही हमने उसे ट्रीट किया है। इसके अलावा 2 एक्ट और हैं, कंपनीज एक्ट 2013 और एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें आपको सेक्शन 1 to 25 यहां पर पढ़ने हैं। शुरुआत के 25 सेक्शन आपको फाउंडेशन स्टेज में पढ़ने हैं, और जो बाकी के सेक्शन हैं, अब वो भी सारे के सारे नहीं, तो वहां पर आपको करीब 150 सेक्शन, 150 सेक्शन सीए इंटरमीडिएट में पढ़ने हैं, और 150 से आगे के जितना भी पूरा कंपनीज एक्ट है वो सीए फाइनल में पढ़ना है। तो अगर देखा जाए कंपनीज एक्ट तो आपका लास्ट तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है, फाउंडेशन स्टेज में भी रखा गया है, इंटरमीडिएट स्टेज में भी रखा गया है, और जो 150 के बाद के सारे सेक्शन हैं वो सारे के सारे आपके सीए फाइनल स्टेज में हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यहीं पढ़ना है, यहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको ये जो सिलेबस है अपना, कि हमारा जो सिलेबस है स्टार्ट नंबर का, ये 5 एक्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे ज्यादा वेटेज जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही आएगी। सेकंड है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, थर्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और फोर्थ है कंपनीज एक्ट 2013, और फिफ्थ है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इन 5 एलिमेंट से हमारा सीए फाउंडेशन का लॉ का जो कोर्स है वो बना हुआ है। तो ये क्लियर है आपको। सबसे पहले हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी बात कि हमारा जो पढ़ने का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है, इस पूरे सीए फाउंडेशन की जर्नी के दौरान मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या मैं चीजें नोट्स के रूप में आपको दूंगा, तो वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, हमें किस किस पर ध्यान देना है, हमें किस किस चीज पर ध्यान देना है। पहले हमें ध्यान देना है कॉन्सेप्ट 100% कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। वो हम अपनी क्लासरूम स्टडी के दौरान पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरी चीज रिवीजन, समय समय पर रिवीजन भी बहुत जरूरी है। रिवीजन्स भी
बहुत जरूरी हैं। सर कितने नंबर ऑफ रिवीजन करें, किससे करें रिवीजन? पेशेंस रखिए, सब मैं बताऊंगा आपको कि रिवीजन कितने कितने समय के अंदर होता रहना चाहिए, खासतौर से थ्योरी सब्जेक्ट का, क्योंकि थ्योरी में ज्यादातर बच्चे थोड़ा सा परेशानी में अनुभव करते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चों की थ्योरी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन यकीन मानिए डरने की जरूरत नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूं कि वो केवल 12th तक है। 12th में अगर आपके किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाएं तो इट डज नॉट मीन कि आपके सीए फाउंडेशन में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। यहां पर पूरी सीए जर्नी के दौरान, या सीए की बात छोड़ें, कोई भी आप कंपटीशन ले लें, क्रैक वही करता है जो टीचर की बात को ध्यान से सुनता है, समझता है, उसके ऊपर अमल करता है। अगर आप किसी भी तरह की गलतफहमी में रहे, किसी भी तरह की गलतफहमी में रहे, तो आपसे कम इंटेलिजेंट बच्चा ज्यादा नंबर ले आएगा, वो पास हो जाएगा। वो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा वो हो सकता है कि रह जाए, वो मार्क्स उतने ना ला पाए। इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है, डिलीजेंसी की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। आपके 12th में क्या नंबर आए थे, नहीं आए थे, कोई मतलब नहीं है। मैंने अपने मुझे 22 साल हो गए हैं सीए पढ़ाते पढ़ाते, तो उस पूरे सीए जर्नी के दौरान मोर देन, मतलब मेरठ और आसपास के जितने भी हैं, मोर देन 80% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो सब होके गुजरे हैं मेरे पास से और उन्हें पास कराया है। तो ये खूब देखा गया है कि एक 60-70% मार्क्स का बच्चा भी, एक एवरेज बच्चा भी क्लियर कर जाता है, और कई बार आपका 90% मार्क्स का बच्चा भी रह जाता है। कई बार ये देखा गया है। और सिर्फ जो एक डिफरेंस है वो एटीट्यूड का डिफरेंस है कि आप किस तरह का एटीट्यूड लेके क्लासरूम में बैठे हैं और कितने ध्यान से आप मेरी बात या वो जो टीचर्स हैं उनकी बात को ध्यान से सुन के अमल करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इस बात को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं अदर देन लो, ठीक है, अदरवाइज मत उसे लीजिएगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से मुझे अपना आंसर पिन कीजिएगा। हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश? इतना सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। हाउ मेनी अल्फाबेट? लिख लीजिए इस क्वेश्चन को चाहो तो, कि कहीं आपको ये ना लगे कि नहीं सर आपने तो कुछ और पूछा था। सभी का जवाब 26 आया है, केवल एक का 7 आया है, 3-4 लोगों का 7 आ रहा है, अब बाकी सभी का 26 आया है। काफी बच्चों का 7 आना स्टार्ट हो गया है। बहुत ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनिएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप बाद में ये नहीं कह सकते कि सर आपने तो ये बताया था। मैं रिकॉर्डिंग विद प्रूफ के साथ आपके सामने दिखला सकता हूं कि देखिए मैंने क्या बोला था। हाउ मैनी अल्फाबेट इन इंग्लिश? कुछ लोगों का जवाब आ रहा है, कुछ बच्चों का आ रहा है 26, कुछ बच्चों का 7 आ रहा है। हाउ मैनी अल्फाबेट इन इंग्लिश? और माई आंसर इज ओनली 1। माई आंसर इज ओनली 1। सरप्राइज! काफी बच्चे तो सोच रहे हैं फटाफट लीव कर दो क्लास, जिस बंदे को यही नहीं पता अल्फाबेट कितने होते हैं वो हमें पढ़ाएगा क्या। पेशेंस रखिए, जब मैंने क्वेश्चन पूछा है तो विद लॉजिक उसका आंसर भी दूंगा, प्रूफ भी दूंगा आपको। ये मैंने क्यों पूछा है? ये इसलिए पूछा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को 10 लाख लोगों की भीड़ में भी पूछूंगा, सबके सब यही जवाब देंगे। फिर तो आप ही सही हो गए क्या? 10 लाख लोग पागल हैं क्या? तो आपके मन में ये आ रहा होगा, सब अभी तक गलत पढ़ते हुए आए हैं क्या? अब आपसे रहा नहीं जा रहा होगा कि सर जल्दी बता दीजिए एक कैसे कहा आपने। अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना, किताबों में देखेंगे तो किताबों में गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, जो हमारी मानसिकता होती है, लिखा हुआ कुछ है, और हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है जिसे हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वो मेनी टाइम सच्चाई को हमारे सामने आने ही नहीं देता। ये चीज कंपटीशन में नहीं चल पाएगी। 12 तक क्वेश्चन आ जाए आपका, ये आप लिख दीजिए 26, कोई दिक्कत नहीं। 7 तो बिल्कुल ही गलत है, जिन बच्चों ने आंसर दिया 7 वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। लेकिन अगर आप 12 तक 26 लिखते हैं, एक बार को सही हो जाएगा।
लेकिन यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, सही बिल्कुल नहीं होगा। आप गूगल पे भी सर्च करें हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, तो वहां पर आएगा 26 लेटर और 1 अल्फाबेट, जिसे आप अल्फाबेट मानने की भूल करते हैं कि ए बी सी, इन्हें गिनना शुरू करते हैं, ये तो 26 ही हैं, लेकिन ए बी सी को अल्फाबेट नहीं कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं लेटर। अल्फाबेट कहते हैं पूरी एक सीरीज को, ए टू जेड, ये जो पूरी एक सीरीज है उसे कहते हैं अल्फाबेट। और हिंदी में अगर आपने कभी इसका मीनिंग निकाला होता तो शायद आपके समझ में आ जाती कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं। अल्फाबेट का हिंदी मीनिंग देखिएगा गूगल में सर्च करके, उसे कहते हैं वर्णमाला। माला एक है, उस माला के अंदर मोती 26 हैं। माला एक है, उस माला के अंदर 26 मोती हैं, तो जो मोती हैं यहां पर उन्हें बोला जाता है लेटर। और जो माला है ए टू जेड, यानी कि जो पूरी सीरीज है, इस पूरी सीरीज को कहा जाता है अल्फाबेट। और हम लोग इतने गलत कॉन्फिडेंस से घिरे हुए होते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए, नींद में भी क्वेश्चन आ जाए, तो हमारा आंसर 26 आएगा और 100% कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि जो मेरा लॉजिक है वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सब लोग स्तब्ध रह गए हैं, बिल्कुल सब लोग बिल्कुल सरप्राइज हो गए हैं कि ये क्या चीज है। और विश्वास अभी भी नहीं आया हो, वैसे तो विश्वास आ गया होगा आपको। देखिए, आप सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन गलती क्या होती है हमसे कि अगर एक आदमी गलत बोल रहा है, क्योंकि आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूं 2 and 2 makes 5, एक जैसे बच्चे का जन्म होता है, जैसे उसे काउंटिंग सिखाई जाती है, अगर उस समय बता दिया जाए 2 and 2 makes 5, तो उसके एक परमानेंट मेमोरी में आ जाएगी कि 2 और 2 4 नहीं होते हैं, ये 5 ही होते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरे बंदे की भी बात सुनता है जो ये बताता है 2 and 2 makes 4, वो कैसे ये 4 होते हैं विद लॉजिक बताता है, तो आप ये डिफरेंस बिल्कुल कर सकते हैं कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल फाउंडेशन है आपकी, यहां पर ये समझ लीजिए, एग्जाम का नाम भी सीए फाउंडेशन में, और सब्जेक्ट की भी फाउंडेशन है कि ये जितनी फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, उतना आप आगे अच्छे तरीके से लॉ को हैंडल कर पाएंगे। लॉ पढ़ाना सबसे इजी भी है और सबसे मुश्किल भी है, दोनों ही बातें मैं कह के चल रहा हूं। पढ़ाना इसलिए इजी है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सामने जो भीड़ है, मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। वो उन बच्चों ने अभी अभी जन्म लिया है, वो 2 साल के 3 साल के हुए हैं पैदा होने के बाद, और आपको तो ये भी नहीं कहा जा सकता पैदा होने के बाद भी तो ढंग से आप ये फाउंडेशन में आए हो। तो जैसे कोई भी व्यक्ति समाज का जो नया नया बच्चा होता है बेवकूफ बना सकता है क्योंकि बच्चे में नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है, तो ऐसे ही इस सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त कुछ भी मैं बोलूं क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है, तो आप मुझसे उल्टा जवाब नहीं मांगेंगे, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इजी भी है, और टफ इसलिए है कि जो लॉ के कॉन्सेप्ट हैं, जो डिफरेंसेस हैं जरा जासी टर्मिनोलॉजी में, जैसे मैंने अल्फाबेट और लेटर में आपको डिफरेंस बताया है, तो अगर एक टीचर को ही पूरी की पूरी उसकी नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे आपको डिलीवर करेगा? कोई भी आदमी वही डिलीवर कर सकता है जो जिस चीज की उसे नॉलेज है। तो इजी भी है और एज वेल एज ये आपका टफ भी है। तो इजी क्यों है वो रीजन मैंने बता दिया, और टफ क्यों है पढ़ाना वो भी मैंने रीजन बता दिया। आप लोगों के लिए लेकिन इजी ही रहेगा, आप लोग इसे बिल्कुल भी टफ मत मानिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और आपको बस मेरा हाथ पकड़ के चलना है, और जितना भी आप हो सके हर चीज में मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा, जितना भी हो सके। 90% जो क्वेश्चंस होंगे मुझे पता होगा कि वो रेलेवेंट हैं और अभी आपके उनका आंसर समझ में आ सकता है, साथ के साथ मिल जाएगा जवाब आपको। और जो 10% क्वेश्चन होंगे, कई बार आपको हो सकता है कि मुझे भी पढ़ाना है आगे और कुछ चीज मैं समझाने वाला हूं और मुझे पता है अगर आज मैं जवाब देके चलूंगा तो अभी आप इस पोजीशन में नहीं है कि उन को समझ जाए। लिख लीजिएगा आपके क्वेश्चन, वो जरूर आपको जवाब मिलेंगे। 90% साथ के साथ मिल जाएंगे, साथ के साथ
आपको क्वेरी सोल्व हो जाएगी और आपके मन का जो तूफान उठ गया मन में वो शांत में कर दूंगा। और जो 10% होंगे उनका भी लॉजिक मैंने बता दिया। कई बार आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी पढ़ाई के दौरान आया ही नहीं, उसका लिंक ही किसी और चीज से, तो मुझे पता है अगर मैं उसका आपको समझाना शुरू करूंगा तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा। तो मैं जरूर इस चीज को मोटिवेट करूंगा, जितना भी आप क्वेश्चन पूछ सकें वो क्वेश्चन पूछिए। अब हम वापिस आते हैं कि हम अपने पढ़ाई के दौरान क्या क्या करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट 100% कवर करेंगे, रिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मैं रेड कलर दूंगा, प्रेजेंटेशन। मैनी टाइम ये देखा गया है, एक लेबोरियस स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं उसके दिमाग में, कुछ भी क्वेश्चन हम पूछते हैं वो उनका जवाब दे देता है, लेकिन जब पेपर की नौबत आती है और पेपर खासतौर कंपटीशन 12th की कोई मैं बात ही नहीं कर रहा इन सब चीजों की, वहां इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो देखता है मेरे उतने नंबर नहीं आए, बहुत मायूस हो जाता है, डीमोटिवेट होने लगता है, समझ नहीं आता उसे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बार बार रिपीटेडली वो टीचर के पास आता है, सर कंसेप्ट चेक कीजिए मेरे, बताइए क्या गलती है, मुझे क्या नहीं आता। मेनी टाइम प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है। आप बाजार में एक दुकान के पास जाते हैं, कोई गुड्स परचेज करते हैं, कोई आर्टिकल परचेज करते हैं, एक गुड्स की आर्टिकल की पैकिंग बड़ी अच्छी है और दूसरा गुड्स आर्टिकल अच्छा है लेकिन उतनी अच्छी पैकिंग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्टिकल खराब होना चाहिए आपका, कभी ये मतलब समझ लें खाली प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है। दोनों ही चीजें इक्वल इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन आपकी शुरुआत में मदद कर सकती है, एक अच्छी पैकिंग वाला गुड्स आप खरीद सकते हैं शुरुआत में, अगर आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है, आपको बस एक गुड्स खरीदना है, दुकान के पास गए, दो ब्रांड के उन्होंने दिखलाए, एक की आप प्रेजेंटेशन यानी कि पैकिंग से बहुत सेटिस्फाइड है, हाईली सेटिस्फाइड है, दूसरे की प्रेजेंटेशन जो पैकिंग है इतनी अच्छी नहीं है और आपको नॉलेज भी नहीं है, पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 100% जिसकी पैकिंग अच्छी होगी और आपकी जेब में उतना पैसा होगा तो आप उसे खरीद के लाएंगे। लेकिन जब उसे आपने यूज करा, आपको लगा खाली पैकिंग अच्छी थी, माल तो बिल्कुल बेकार है, आप किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे। तो मैं जो बात कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन एज वेल एज कॉन्सेप्ट होने जरूरी है, लेकिन खाली कॉन्सेप्ट से भी नहीं चलेगा काम, खाली कॉन्सेप्ट से भी काम नहीं चलेगा जब तक कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी ना हो। किस तरीके से लिखना है क्वेश्चन को, किस तरीके से स्टार्ट करना है, एक पैटर्न होता है थ्योरी को लिखने का। ऐसा नहीं है कि जो भी मन में विचार आए बस अपना पेन उठाए लिखना शुरू किया, कॉपी भरनी है आपको। जैसे ग्रेजुएशन होता है या 12th तक होता है कि 5 नंबर क्वेश्चन है तो 5 पेज भर दो, या जो भी आपकी विचार विमर्श बच्चों में चलता होगा, मुझे नहीं पता कि 1 नंबर में 1 पेज भरना है, 1 नंबर में आधा पेज भरना है, तो वो आप अच्छी तरह मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस तरह का चलता है, हेडिंग रटिए और अंदर कुछ भी लिखे आइए। ऐसा यहां नहीं चलेगा, थ्योरी पेपर में बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां पर एग्जामिनर एक एक लेटर, एक एक कोमा, एक एक फुल स्टॉप चेक करता है बहुत ध्यान से। ऐसा नहीं चलेगा यहां पर कि आप कुछ भी लिखे आए। ये मैं सिखाऊंगा, इजी बहुत है, इंटरेस्ट बहुत आएगा, ये आप मान लीजिए, यकीन कर लीजिए, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा, बस आपको मेरा हाथ पकड़ना है और उसे छोड़ना नहीं है। आपको जहां पर भी आप अपने एटीट्यूड में आए, मैं पढ़ा रहा हूं कोई चीज और आपको लगा यार ये तो हमें पता है, और आपने ध्यान से सुनना छोड़ दिया, ठीक है ना, आप अपने कामों में लग गए, ठीक है, वहीं आप धोखा खाएंगे। आप जितना भी लेक्चर है बहुत केयरफुल्ली, बहुत कंसंट्रेशन से आप सुनेंगे और उसमें से आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। हर चीज का रीजन पहचानने की कोशिश आपको करनी है। जिस बच्चे का भी क्वेश्चनिंग माइंड होगा, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, उसे दिक्कत नहीं आएगी। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइएगा कि सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है कि हम अपनी स्टडी के दौरान क्या क्या कवर करेंगे। ये तो है, कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, रिवीजन कवर करेंगे और हम कवर करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल। सर
मेटीरियल हम मतलब क्या क्या कवर करेंगे तो चीज अलग हो गई, और आप पढ़ाएंगे क्या क्या, मतलब पढ़ाने के दौरान क्या क्या नोट्स देंगे आप हमें, ठीक है ना, उन नोट्स की क्या विशेषता होगी, तो वो सारा मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो आप भी लिख लीजिए कि जिससे आप भूलें ना उस चीज को, कि हम अपनी पढ़ाई के दौरान क्या क्या चीजें मैं आपको देने वाला हूं। कॉन्सेप्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, जो कलर्ड फॉर्म में होंगे, आपके अलग अलग वेरियस चार्ट बने हुए होंगे। अभी मैं आपको प्रेजेंट भी करूंगा, एक क्वेश्चन बैंक दूंगा, उन कॉन्सेप्ट नोट्स के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन बैंक से पता लगता है। इसके अलावा चार्ट्स होंगे, कुछ चार्ट्स तो आपके कॉन्सेप्ट नोट में ही हैं और कुछ चार्ट्स होंगे रिवीजन पर्पज के लिए, कुछ चार्ट्स होंगे आपके रिवीजन पर्पज के लिए। ये 3 चीजें तो मैं दूंगा आपको। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर जरूर करना चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल होता है आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर। हर अटेम्प्ट से पहले, जैसे आपका नवंबर में है तो नवंबर से पहले भी रिवीजन टेस्ट पेपर आएगा, तो ना केवल उसे करना है बल्कि जो पिछले 5-7 सालों के अंदर रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किए हैं उन सबको हमें कवर करके चलना है। स्टडी मटेरियल जरूर जरूर करना है हमें। ज्यादातर चीजें मैंने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में स्टडी मटेरियल से ले रखी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। तो जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, हाँ आपको लगता है कि सर ये कॉन्सेप्ट रह रहा है तो आप मुझसे बताइए। तो ऐसा नहीं कि स्टडी मटेरियल से हमें एक एक लाइन पढ़नी है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टडी मटेरियल में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जितने हैं वो सारे के सारे हमें स्टडी करने हैं। ये मतलब है मेरा कहने का कि हमें सब करने हैं। पास्ट ईयर पेपर और 7th है मॉक टेस्ट पेपर। ये सब हमें चीजें करनी है। और ये है इंस्टीट्यूट मटेरियल, यानी कि ICAI मटेरियल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का ये मटेरियल है जो हमें करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दीजिए कि ये चीज क्लियर है कि नहीं है, हमें क्या क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट नोट में दूंगा, क्वेश्चन बैंक में दूंगा, रिवीजन के लिए मैं चार्ट दूंगा। सर क्या रिवीजन कॉन्सेप्ट नोट से नहीं हो सकता? अभी आपको रिवीजन कॉन्सेप्ट नोट से ही करना है। रिवीजन के भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिग्निफिकेंस है। देखिए चार्ट फॉर रिवीजन जो है वो एक शॉर्टकट है कम टाइम में आप ज्यादा करने का, लेकिन ये चार्ट रिवीजन के जो हैं ये काम में आते हैं जब पेपर वाले दिन आप तैयारी कर रहे होते हैं। देखिए आपका जो सिलेबस है ICAI का इतना बड़ा है, पहाड़ जितना बड़ा है, और आपको जो टाइम दिया गया है, एक दिन का आपको टाइम रिवीजन के लिए एक सब्जेक्ट का दिया जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक दिन में पहाड़ जितना सिलेबस आप रिवाइज कर पाए? और उम्मीद ये करता हूं मैं, ICAI भी उम्मीद करता है कि नंबर रिवीजन ना केवल एक बार हो, नंबर ऑफ टाइम्स कई बार हो, 3 बार 5 बार हो, वो एक पर्टिकुलर दिन की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट नोट, क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ना है। जो चार्ट फॉर रिवीजन है वो आपके लास्ट टाइम के लिए काम में आते हैं, कम टाइम में आप नंबर ऑफ रिवीजन कई बार कर सकें। हर चीज का अपना एक रोल है। सर हम क्या रिवीजन चार्ट से ही नहीं पढ़ सकते? कुछ नहीं होगा। जो रिवीजन चार्ट्स हैं उसमें कीवर्ड्स यूज होते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट हैं आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में ही कवर होते हैं। जब तक आपको मेन कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जब तक आप उस चार्ट फॉर रिवीजन आपके लिए यूजलेस होंगे।
बिल्कुल यूजलेस होंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल स्टडी में ही, उसके बाद आप इजी बनाने के लिए आप चार्ट नोट्स पर जो रिवीजन के चार्ट्स हैं उन पर हम लोग जाएंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट नोट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नोट्स किस तरह के होंगे, रिवीजन चार्ट किस तरह का होगा। तो जैसे सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स में आपके सामने रख रहा हूं। कलर्ड फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे, जैसा आप देख रहे होंगे। इसमें भी काफी चार्ट यूज किए गए हैं, काफी एग्जाम्पल यूज किए गए हैं, जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं। पढ़ाई के दौरान हम उन्हें यूज करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट एक एक बहुत क्रिस्टल क्लियर की तरह यूज हो। तो इस तरह के कुछ चार्ट्स होंगे। 71 पेजेस के नोट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। जो टोटल नोट्स होंगे अराउंड 225 250 अराउंड यहां तक के नोट्स होंगे, और आपको एक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे। एक दो एक्ट ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, वो कंबाइन करके दे दूंगा मैं आपको। अदरवाइज जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा एक्ट है हमारा, तो एक तरह 40% सिलेबस तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, बाकी 60% जो सिलेबस है बाकी एक्ट का है। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अलग कर दिया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स आपको अलग मिलेंगे, बाकी जो हैं वो सेपरेट मिलेंगे, जिससे आपके लिए बल्कि ना हो। ठीक है ना, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट का या सपोज किया कल को सेल्स और गुड्स एक्ट चलेगा, तो एक ही फाइल में क्या होगा कि आपको वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को भी उठा के लाना पड़ेगा। तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट से मैंने फिलहाल अलग कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ नोट्स होंगे आपके। इसमें भी जगह जगह काफी चार्ट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। तो 71 पेजेस के ये नोट्स हैं, इनसे हम अपना पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका रिवीजन के लिए चार्ट्स हैं, जैसे 71 पेजेस के नोट्स हैं, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 12 या 13 पेजेस में रिवीजन के रूप में कंप्लीट हो जाता है। वो आपके सामने अभी मैं रख रहा हूं। 1 मिनट में देख रहा हूं कि कहां पर है वो चीज, कहां खो गए हैं वो नोट। 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा बस मुझे। आई थिंक पेन ड्राइव में आने से रह गए हैं क्या? 1 मिनट 1 मिनट। तो इस तरीके से हम अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बस 1 मिनट मुझे चार्ट रिवीजन्स और आपको दिखलाने हैं कि चार्ट रिवीजन के किस तरीके से होंगे। देखिए आपके सामने अब ओपन होके आ रहे हैं चार्ट्स रिवीजन्स। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं अभी। ये पूरे के पूरे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं, और आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर देखेंगे तो ये 14 15 आई थिंक 12 13 14 15 करीब इतने पेजेज में पूरा कवर्ड है। इससे फायदा क्या होता है कि जिस समय आप पेपर की तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको ये देंगे। तो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि हमें अपनी स्टडी कैसे करनी है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। काफी बातचीत मैंने आपसे कर ली, मैंने आपको जान लिया, आपने मुझे जान लिया। आज पहली क्लास थी, एक तरह से ओरिएंटेशन क्लास थी, जान पहचान हमारी बढ़ी है, सिलेबस के बारे में हमने कंटेंट को जाना है। नेक्स्ट क्लास में आप बिल्कुल तैयार होकर आइएगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे बड़ा एक्ट है ये
पूरे मतलब जो हमारी बिजनेस लॉ की स्टडी है करीब करीब 40% वेटेज जो है मार्क्स के हिसाब से भी और टाइमिंग के हिसाब से भी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगने वाली है। और बाकी के जो एक्ट हैं कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट जरूर करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी रिलेट करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी रिलेट करता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम अपनी सीधे स्टडी पर बात करेंगे। बाकी चीजें मैंने आज आपकी कंप्लीट कर दी हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।